27 में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के कांधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी पूर्वी यूपी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। तो अखिलेश के पीडीए की तोड़ बीजेपी ने निकाल ली है। अब विपक्ष के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बीजेपी के जीत के कारण भी बताए हैं। और आज रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के जरिए फिर से बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है, यानी सियासत का सुपर संडे। आज इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। 2027 में चुनाव है और इसकी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। यूपी में बीजेपी ने पंकज चौधरी पर दांव खेलकर अखिलेश यादव की परेशानी को बढ़ा दिया है। यह निर्णय केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों से निकली सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज के 10 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 7 जीतकर संसद पहुंचे। तो बीजेपी ने तोड़ निकालते हुए पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी। अखिलेश के पीडीए का तोड़ निकला नया एए, यानी कि अल्पसंख्यक और आधी आबादी पर फोकस किया गया है। विपक्ष सत्ता को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो लोकसभा में विरोधियों पर गरजते हुए अमित शाह ने जीत के वो कारण गिनाए जिसे विपक्ष सन्न होकर सुनता रहा। विपक्ष की वोट चोरी पर अमित शाह ने जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 370 हटाने, राम मंदिर बनाने का विरोध, घुसपैठियों को हटाने का विरोध करने पर जीत की वजह बताई। से जीते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और अब वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। इन सब के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की घेराबंदी की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया तो राहुल ने भी वार किए। देखा जाए तो कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे से सियासत में कोना तलाश रही है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई, महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। एक तरफ बीजेपी ने अखिलेश की काट निकाली तो दूसरी तरफ वोट चोरी पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब राजनीति में बढ़त बनाने का हिस्सा बनेगा। कांग्रेस ने रामलीला मैदान में भीड़ जुटाकर फिर से आरोप लगाया, लेकिन इन सब का आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो 2027 में ही पता चलेगा। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीति में सियासी गर्मियां अभी बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज के डिबेट के जो पॉइंट्स हैं वो कई सारे आप देखे होंगे। 3 मुख्य पॉइंट्स तो मुझे भी नजर आ गए। एक, राहुल गांधी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से गरजते हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की। बड़ी संख्या में न सिर्फ दिल्ली से बल्कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में बातें कही, घुसपैठियों को लेकर जो बात कही, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बात कही। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष मिल गया आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को। पंकज चौधरी कमान संभालेंगे और 2027 का जो बड़ा एम है, यानी 300 पार, उसके लिए कैप्टन यानी कैप्टन चौधरी को बहुत मेहनत करनी होगी। कैप्टन मैं कह रहा हूं, टीम के कैप्टन
फ्रंट फुट पर आकर खेल पाएंगे क्या, क्योंकि लोकसभा चुनावों में नुकसान बढ़ा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे को स्क्रीन पर डॉक्टर ममता त्यागी जी नजर आ रही हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर ममता, नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं। मेरे साथ यश भी जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में। राकेश प्रजापति साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राकेश जी, नमस्ते करता हूं आपको। और टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। हक साहब, आपका भी इस्तकबाल है, सलाम है आपका, मेरे शो पर स्वागत करता हूं। लेडीज फर्स्ट, हम सब जेंटलमैन है, तो ममता जी मैं आपके पास आ गया। ममता जी, हाउस के अंदर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि आई चैलेंज यू, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई उस पर बात रखो। लेकिन गृह मंत्री जी ने तुरंत बता दिया कि किस तरीके से बात होगी, मेरे भाषण में क्या होंगे मैं डिसाइड करूंगा। आज रामलीला मैदान से भी वो कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये कांग्रेस का नारा नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये देश की सच्चाई है। नमस्कार रोहित जी, आपके नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन आपके बात का जवाब देने से पहले अभी जो न्यूज सबसे ज्यादा अभी सुर्खियों में है, मैं उसके लिए बताना चाहूंगी कि पहलगाम जैसी घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हंगामे पर्व मना रहे, जो दीपावली जैसा इजराइल अपने पर्व है जिसका आज पहला दिन शुरुआत है, उन लोगों पर पर्व मनाते हुए लोगों पर गोलाबारी की 2 आतंकवादियों ने और वहां पर 12 लोगों की मृत्यु हो गई, जो हमें कहीं ना कहीं पहलगाम की याद दिला रहा है। और यह बताता है कि अब विश्व स्तर पर सभी को आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, उन्हें फलित और पॉलिश करने वाले लोगों को सजा देनी बहुत बहुत आवश्यक है जी। अब रोहित जी, आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। अगर राहुल गांधी जी के अंदर इतनी क्षमता है तो वो बार बार संसद में बॉल फेंक के, जब बैटिंग के छक्के लग रहे होते तो मैदान छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास जवाब नहीं होता। ये लोग दिशाहीन हो गए हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। लीडर ऑफ प्रपंच, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ फॉल्स नैरेटिव बनकर राहुल गांधी जी इस समय रह गए हैं। और आप इसे गौर से समझिएगा, अगर इनके पास में उत्तर थे तो पूरी संसद लाइव देखती है अब डिबेट्स को, उनका चैनल लगातार चल रहा होता है, तो वहां पर जवाब क्यों नहीं दे पाए? लेकिन हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ इनका मकसद होता है, इनका मकसद जनता को कुछ प्रतिनिधित्व करना नहीं होता। तो कभी कभी मैं इनके लिए कहती हूँ कि मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, ये अपने घर से भटके हैं, कैसे ठोर ठिकाने आएंगे? तो हंगामा मचाते मचाते बुरी तरह से दिशाहीन हो गए हैं। और अभी भी आज की रैली की अगर आपको कुछ क्लिपिंग दिखाऊं, मुझे सबसे ज्यादा दुख की बात उसमें ये लगी कि मोदी जी के खिलाफ ऐसे नारे लगाए गए हैं, ऐसी क्लिपिंग सामने आ रही है जिसमें कहा गया कि मोदी जी आपकी मृत्यु हो जाए। इस हद तक जाएगी कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। माँ का अपमान कर लिया, मोदी जी का अपमान कर लिया, अब भविष्य के लिए भी ये चाहते हैं कि मोदी जी रहे ना। कुछ राजनीति नहीं करिए, राहुल गांधी जी से कहेंगे संभल जाइए, जनता आपको बार बार सबक सिखा रही है, 0 पर आउट कर रही है, लेकिन आप फिर भी अपनी इस बहानेबाजी की नीति से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है ममता जी, मैं वापस आ रहा हूँ। एक ओपनिंग में सबका ले लूँ, 2-2 मिनट में सबको ओपनिंग के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में खोल रहा हूँ। राकेश भाई प्लीज आप आइए। राकेश भाई, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर मुझे लोगों ने क्रेडिट भी किया कि अब अल्पसंख्यक तो है ही है, साथ ही आधी आबादी भी हो गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंकज चौधरी ओबीसी चेहरा, कुर्मी फैक्टर, और 2024 में समाजवादी पार्टी ने बड़ा डेंट तो दिया। अब पंकज चौधरी जी सामने आए हैं, कह रहे हैं पीडीए की काट आ गई, पीडीए की काट आ गई। राकेश भाई, देखिए, जहां तक मैं जान रहा हूं जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा के पिछले 15 सालों से लगातार पिछड़े समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है। तो इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है रोहित भाई कि साहब नया पिछड़ा बना दिया। अरे पिछड़े समाज से ही थे स्वतंत्र देव सिंह, पिछड़े समाज से ही थे भूपेंद्र चौधरी, पिछड़े समाज से ही विनय कटियार जी थे, पिछड़े समाज से ही ओम प्रकाश सिंह जी थे, पिछड़े समाज से ही स्वतंत्र देव सिंह थे। और बात इस बात की है कि एक जाट को हटा करके एक कुर्मी बना दिया, बस इतना ही तो किया है। पहले उससे पहले भी कुर्मी था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिछड़े को। और बात मैं बिल्कुल इस बात से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जाट समाज इस बात से लेकर के नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और इसका हश्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
क्योंकि एक जाट समाज के व्यक्ति को हटा करके आपने दूसरा कुर्मी बना दिया, जबकि स्वतंत्र देव सिंह चाह रहे थे, दोबारा से बनना चाह रहे थे, भूपेंद्र चौधरी जी खुद चाह रहे थे दोबारा टर्म दिया जाए, दूसरा मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं दिया। तो इसलिए एक पिछड़ी जाति को नाराज करके दूसरी पिछड़ी जाति को वो कर लिया है। इससे कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और रही बात रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात मैं लगातार सुन रहा हूँ, विशेषज्ञों से सुन रहा हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञों से सुन रहा हूँ, पंकज चौधरी का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है, कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि उन्होंने कोई भाजपा कोई पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी हो, एक भी लड़ाई। आप बता दें, हमारी भाजपा की प्रवक्ता बताएंगे कि उन्होंने कोई एक पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ी हो, पिछड़ों की बड़ी भूमिका निभाई हो, ऐसी कोई लड़ाई मैंने तो अभी तक उनका नहीं सुनी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इस चीज को देखा हुआ है। कोई एक लड़ाई नहीं है, कोई एक लौट के सिंगल। हाँ, ये तो सुना है, ये तो सुना है कि योगी जी से उनकी नहीं बनती है, योगी जी के साथ उनकी पटरी नहीं आती। अच्छा, ठीक है, ये तो खूब सुना है। ठीक है, सीधा हक साहब मैं आपके पास आ गया। हक साहब, घुसपैठियों को लेकर बिल्कुल सीधी बात कही खुद गृह मंत्री जी ने। अब क्योंकि आज 2-3 टॉपिक मिक्स हैं, इसलिए मैं आपसे सीधा इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हर जगह तो हम फेंसिंग पूरी कर चुके हैं, असम में कर चुके हैं, पड़ोसी राज्यों में कर चुके हैं, बंगाल में जब हम बात करने जाते हैं तो ममता दीदी कह देती है कि नहीं, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, फेंसिंग कैसे करोगे। और ये सीधा मैसेज उनका ये है, नरेशन ये है, नैरेटिव ये है कि टीएमसी को घुसपैठिए पसंद है क्योंकि सत्ता में आना है। देखिए पोखरियाल जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो हमारे आदरणीय समझ लिए कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिस हिसाब से हमारे पश्चिम बंगाल में इस तरह का मतलब आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया बहुत सारे हैं और इनको निकाला जाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित पोखरियाल जी कि देखिए, बिहार में अभी 65 लाख लोगों का SIR के माध्यम से निष्कासित किया गया लोगों का, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां कोई भी हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन अभी बैठी हुई है, डॉक्टर ममता त्यागी जी बैठी हुई है, कितने घुसपैठिया आप बिहार से निकालें? 65 लाख लोगों हमारे बीच में जिनका SIR के माध्यम से उनका वोट लिस्ट में नाम नहीं आया, कटा, तो एक भी हम नहीं समझते हैं कि घुसपैठिया। देखिए एक्चुअली क्या है, घुसपैठिया एक बहाना है पोखरियाल जी, और इनको जहां जहां इनकी सत्ता नहीं है, जहां जहां मतलब अपोजिशन पार्टियों की सत्ता है, वहां इनको सत्ता बनाना है। लेकिन मैं आपके चैनल भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बंगाल में हमारा कोई भी किसी तरह का घुसपैठिया नहीं है, और इनका किसी भी न किसी तरह से ये पश्चिम बंगाल को हासिल करने मांग रहे हैं। 2021 में इनका बहुत बड़ा स्लोगन था, जैसा कि 2024 में स्लोगन था इनका कि अब की बार 400 के पार, उसी के तर्ज पर भी इस बार 2021 में इनका स्लोगन था अब की बार 200 के पार। ये एक हवा बनाते हैं, एक नैरेटिव तैयार करते हैं और एक षड्यंत्र रखते हैं, क्या एक बहाना, और लेकिन ये मुखी खा जाते हैं। आने वाले 2026 में मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी सपना देखिए, भारत का इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जो सेकुलर राज्य है। यहाँ कभी भी जाति के आधार पर नहीं होता है वोट, यहाँ जो भी होता है डेवलपमेंट के हिसाब से वोट होता है। यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी बहुत ही सक्रिय है, उनका नाम है शेरनी बंगाल, शेरनी बंगाल की शेरनी। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इतने डरते हैं, पता नहीं इतने क्यों बौखलाहट हमारी ममता बनर्जी से है। हमें खुशी होता है कि मैं ममता बनर्जी का पार्टी का एक प्रतिनिधि और एक अदना सा कार्य करता हूं, लेकिन पूरा भारत के समझ लिए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी ममता बनर्जी से घबराती है, ममता बनर्जी से घबराती है। सोचने की बात है। लेकिन मैं एक बात और रोहित जी बोलना चाहता हूं कि 2026 में हम लोग चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और इनका जो 77 सीट था 2021 में, आने वाले 2026 में ये अपोजिशन के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ सेंग मारने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे अभी जो हमारे निष्कासित निलंबित जो हमारे हुमायूं कबीर MLA, उनको ये पूरा तरह से फंडिंग करके ताकि मुसलमानों का वोट
पोलराइज कर सके। समझ गया किसी भी कीमत पर इनका सपना देखने का सबको हक है। सब हर एक लोग सपना देख सकते हैं। हर एक लोग, हमारा मौलिक अधिकार है कि मैं वहां सरकार बनाएंगे, लेकिन इनका सपना साकार नहीं होगा। हक साहब आपने सीधा आरोप लगा दिया। ममता जी, उनके आरोप आप समझ गए। ममता जी वो कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव है, देयर इज नथिंग कॉल्ड घुसपैठिया। घुसपैठिया नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठिए मिले आप बताइए? और बंगाल में भी आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। ममता जी, हक साहब बिल्कुल आपकी बात आगे मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हक साहब के सेकुलरिज्म को जरा मैं डिटेल में समझा दूं। बस समझाइए। हक साहब के सेकुलरिज्म का मतलब है कि मोहुआ मित्रा जी माँ दुर्गा का जब अपमान करती हैं तो उनके लिए वो सेकुलरिज्म हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रतीक चिन्हों का जब अपमान किया जाता है तो उनके लिए सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म हो जाता है। दुर्गा विसर्जन पर जब बैन लगाया जाता है तो उनके लिए वो सेकुलरिज्म हो जाता है। तो इनका वो सेकुलरिज्म है जो शाहजहां को पनाह देता है। संदेश खाली में हो रहे अपराधों के लिए आंखें बंद हो जाती हैं, इन्हें महिलाओं से हुए अत्याचार नहीं दिखते। तो इनका सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म एक पर्टिकुलर कट्टरपंथी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है। दूसरी बात हम बताते हैं, अगर इन्हें घुसपैठियों से दिक्कत नहीं है तो इन्होंने एसआईआर का विरोध किया क्यों? क्योंकि एसआईआर का मतलब है लोकतंत्र का शुद्धिकरण। मतलब देश का जो नागरिक है वो ही सिर्फ देश के लिए वोट करे और उसका ही हक बनता है देश के लोकतंत्र का भागीदारी बनने का। लेकिन इन्हें डर क्या था? डर था अपनी सत्ता हिलने का। और दूसरी बात, फेंसिंग का विरोध क्यों करेगा? आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ बाढ़ नहीं है और पड़ोसी का घर कोशिश कर रहा है आपके घर को एनक्रोच करने का, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगी? आप सबसे पहले यही तो कहेंगे कि हम बाउंड्री खींच लेते हैं, अपनी हम वॉल्स को सिक्योर कर लेते हैं। तो जो फेंसिंग का विरोध करें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों से ये ओपन क्वेश्चन छोड़ देती हूँ और उनके विवेक पर छोड़ देती हूँ कि वो पता लगाएं ये कैसा नेशनलिज्म है और ये कैसा सेकुलरिज्म है जो सिर्फ वन साइडेड चीजें देखता है। या कहीं ना कहीं मैं अगर देखूं तो कभी कभी इस तरह के विश्लेषणों को मैं ऐसे लेती हूँ, जो ब्लिंकर्स देखे होंगे आपने, ब्लिंकर्स होते हैं जो आंखों पर लगा दिए जाते हैं, तो आपको सिर्फ सामने का विजन होता है, बाहरी विजन दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा सेकुलरिज्म कहीं से कहीं तक देश के लिए लाभदायक नहीं। डन ममता जी, मेरे को जानकारी है, यश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तेज सरा प्रवक्ता है कांग्रेस के। यश भाई, अमूमन मुझे एक रूम में नजर आते हैं, पीछे बहुत ब्लैक सा बैकग्राउंड होता है, आज मुझे बहुत ग्रीनरी नजर आ रही है। यश भाई कहाँ, रामलीला मैदान ही हो क्या? और रामलीला मैदान में मैंने देखा भीड़ तो जबरदस्त आई और राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा वोट छोड़ गद्दी छोड़, और वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का नारा थोड़ी है, ये देश की सच्चाई है। ऐसा ही रेस्पॉन्स था क्या ग्राउंड पर? बिल्कुल था। ग्राउंड पर जो असंख्य भीड़ आपको दिख रही है, जो अनंत भीड़ दिख रही है, वो बीजेपी के टाइम वेस्टिंग टेक्निक से बोर हो चुकी है। रोहित, मैं आपसे एक नागरिक के तौर पर पूछता हूँ, प्लीज। सत्ता में 11.5 साल हो चुका है और बीजेपी का कहना है कि भैया गृह मंत्री जो काम नहीं कर सकते, जो रक्षा मंत्री नहीं कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता, वो एसआईआर से हो जाएगा। जबकि घुसपैठिए कितने हैं, कितने लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसका कोई आंकड़ा ये सरकार दे नहीं पाई। हो क्या रहा है, अभी आपको ये बेहुदा बहस और कई जगह सुनने को मिलेगी, रोज मिलेगी, कि ये बोलेंगे कि भैया तुष्टीकरण और ये करण वो करण, इनकी पार्टी में जुड़ के वो नायडू जी किस किस को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये सब भूल जाते हैं। ठीक है। इनको संदेश खाली याद है, मणिपुर याद नहीं है। ये पूरी बेवकूफी इसलिए चल पा रही है रोहित, क्योंकि वोट चोरी जो है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चोरी के दम पे चुनाव मैनिपुलेट करके सरकारें जबरदस्ती बनाई जा रही हैं और उसका नतीजा आप देख लीजिए। दिल्ली में AQI खराब है तो सीएम ऐसी मिली हैं जो नालियों में तवा ढूंढ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई होड़ नहीं है, रोज नया अपराध आपको सुनने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे जितनी वन संपदा है वो आदिवासियों से छीन के दोस्तों को बांटी जा रही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग की जा रही है और पूरे देश में नफरत, अत्याचार, झूठ, इंस्पेक्टर राज ये किया जा रहा है। और क्योंकि जनता को इन चीजों से छुपा के रखना है और क्योंकि जनता को ये नहीं बताना है कि हमारे पास ये हराम की दौलत कहाँ से आ रही है बिना ऑडिट, बिना पंजीकरण के, आरएसएस के पास ये अकूत संपत्ति कहाँ से आ रही है, ये नहीं जानने देना है। जबकि आम नागरिक का आधार, मोबाइल, पूरी जिंदगी उसकी लिंक करके देख लेनी और तो और उसके मोबाइल में घुस के ये भी देखना है कि तुम अपने घर में क्या फोटो खींच रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब देखना है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वोट चोरी करके अडानी की जेब भरनी है, देश को लूटना है और खा के भाग जाना है। जो इनके वाले बोल भी चुके हैं कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, वो उसी तैयारी में। ठीक है। अभी ये गंभीर राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे और मुझे ममता जी से कुछ नहीं कहना है, गंभीर राजनीति की बात हो रही है। लेकिन हमारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चलते संसद सदन में जॉर्डन और इथियोपिया जाने की सोच रहे हैं। ये हालत है।
तो ये टाइम पास राजनीति से मैं एक नागरिक और एक युवा होने के नाते बोर हो चुका हूं। मुझे मेरी सरकार से या तो जवाबदारी चाहिए या इस्तीफा चाहिए। और ये आवाज मेरी अकेले की नहीं है, पूरे देश की है। रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और ये बात रामलीला मैदान तक नहीं रुकेगी। ठीक है, पूरा देश अब वोट चोरी पर जवाब मांग रहा है। या तो काम कीजिए या इस्तीफा दीजिए। ममता जी वो कह रहे, अगर कांग्रेस कह रहे हैं, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें कुछ चीजें मिल नहीं रही है, कुछ डेटा हम लाते हैं उठा के, राहुल गांधी जी ने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं हम डेटा लाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से, बाद में उस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है। क्यों नहीं आप खुलकर सामने जाती, या तो डेफेमेशन का केस ही कर दीजिए। वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, केस भी नहीं कर रहे हैं आप। ये अभी यश जी भाई साहब जी जो लगातार बातें कर रहे थे, तो उससे मुझे बिल्कुल राहुल गांधी जी का पूरा डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा था। कैसे नजर आ रहा था? जैसे बिहार चुनाव होते हैं, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। विदेश यात्रा पर नहीं, अभी आप सुनिएगा, जो इलेक्शन आते हैं, जैसे मेन इलेक्शन आते हैं, वो फौरन भाग जाते हैं। और सबसे मजेदार चीज मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने बनवाई। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी यहाँ इस बार इलेक्शन थे विधानसभा के, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की रैलियां कैंसिल हो जाती थी कि रैली करनी ही नहीं आती थे राहुल गांधी, तो पार्ट टाइम करती थी। तो राहुल गांधी इतने अच्छे से कर रहे हैं, देश की जनता बहुत अच्छे से जान चुके हैं। दूसरी बात, इन लोगों का हाल क्या है? इन लोगों का हाल है कि क्वेश्चन पेपर इन्हें समझ नहीं आता, आंसर इन्हें लिखने आते नहीं। तो इसलिए संसद में फ्रूटफुल डिस्कशन, यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक विश्लेषण किया जा सके, वो चीज इन्हें समझ नहीं आती। तो ये बार बार बात करते हैं वोट चोरी की। और यश भाई साहब जी, डेफिनेटली आप मुझसे क्यों बात करेंगे, मैं आपकी बातों का जवाब देना। आप ही अपने राहुल गांधी जी को एक बार तो समझा दीजिए कि जो अमित शाह जी ने संसद में जवाब दिया, उसे एक बार मेरे कहने से या तो आप सुन लीजिए या पॉइंट वाइज मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें जाके समझाती, तो शायद उनकी बुद्धि में कुछ समझ में आ जाए कि वो कह क्या रहे हैं। दूसरी बात, वोट चोरी के लिए, वोट चोरी इनके लिए पार्शल चलती है। इन्होंने हरियाणा में चुनाव पे आरोप लगाया अंजलि त्यागी पे। अंजलि त्यागी ने आगे कह दिया कि देखिए मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, पता नहीं राहुल गांधी जी ने मेरा क्यों नाम ले लिया। उसके बाद की आगे बात बता देती हूँ। इन्होंने एक परिवार में कहा कि 200 लोगों ने वोट एक ही एड्रेस पे वोट कर दिया। उस पूरे परिवार ने आके पूरा चीजें बता दी कि हम एक ही परिवार में रहते हैं, हमारा एक एकड़ में घर था, धीरे धीरे हमारी सारी फैमिली उसी परिवार का हिस्सा, 200 के 200 हम इसी परिवार के वोटर। पर इन्हें नहीं सुनना, इन्हें सिर्फ, मैंने आपसे जैसे शुरुआत में कहा, सिर्फ हंगामा और फॉल्स नैरेटिव बनाना ही आता है। ये संविधान की किताब के बहाने, मुझे कभी कभी लाइटर नोट पे कहना चाहूं तो राहुल गांधी के नाम से राहुल नक्षत्र की कहीं ना कहीं सोच नजर आने लगती है, जो देश की अर्थव्यवस्था, ग्रोथ, बढ़त, हर चीज को ग्रहण लगाना चाह रहा है, क्योंकि वो फॉल्स नैरेटिव बनाया। वो देश का विरोध करता है, कोर्ट का विरोध करता है, इलेक्शन कमीशन का विरोध करता है, हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करता है, लेकिन डिस्कशन नहीं करना है, बातें समझनी नहीं है। और बातें समझनी नहीं है। हट योगीपन में क्यों आ जाते हैं राहुल गांधी? अभी आप थे नहीं ना यश, तब भी ममता जी कह रही थी कि रणछोड़ दास है राहुल गांधी। सवाल पूछे सदन में, जैसे ही गृह मंत्री जी ने उनको एड्रेस किया, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। सुनना तो पड़ेगा ना लोकतंत्र में। यश भाई 40 सेकंड्स, देन प्रजापति भाई आपके पास आ रहा हूं। यश भाई 40 सेकंड्स। रोहित, 102 डिग्री बुखार किसको आया संसद में? और वो उस व्यक्ति को आया है जिसने डर के मारे कांपते हाथ से गाली बक दी क्योंकि जवाब नहीं था। और माथे पे सिक्का चिपका के खेल कौन? एक मिनट ममता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना रोहित, ये बीच में बोल रही हैं। अब महिलाएं में इनसे तो कुछ बोल नहीं सकती। तो देखिए, डॉक्टर ममता, माथे पे सिक्का चिपका के खेल करके $90 पे डॉलर को कौन लाया? और वो कौन सा पॉलिटिशियन है जो चलते सदन में अभी जॉर्डन, इथियोपिया जा रहे हैं? और सुनिए, दुनिया में एक ही आदमी हुआ है जिसको ये मालूम है कि महाराणा प्रताप के घोड़े जो चेतक था उसकी माँ गुजराती थी। ये पूरी दुनिया में एक ही हुआ है और किसी को नहीं मालूम ये बात। नहीं, ये बात और गैस कीजिए कि किसने बताई होगी दुनिया को। ये इनके महापुरुष हैं, बात करते हैं नरेंद्र मोदी। यश भाई, वॉकआउट करना जरूरी है क्या? विपक्ष मतलब वॉकआउट नहीं रोहित, ऐसा है, सुनिए, वॉकआउट का ऐसा है कि आप और मैं 1 घंटे की डिबेट में बैठे हैं। अब मैं आपसे कुछ भी बक करता जाऊं, बेसिर पैर की बातें चिल्ला के, आप मुझसे सवाल करो, मैं जवाब नहीं दूं, फिर थोड़ी देर बाद सिर खुजाते हुए गाली बक दूं और फिर बाद में खबर फैलाऊं कि 102 डिग्री बुखार है। लेकिन जब ये 5 से 6 की डिबेट खत्म हो जाए और आप चले जाओ अपना शो छोड़ के, लेकिन मैं जूम कॉल चालू रखूं और बोल दूं कि ये देखो रोहित वॉकआउट कर गए, ये कोई बात है क्या? और एक और बात सुनिए, 40 सेकंड दिए थे आपने, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। राहु नक्षत्र नहीं है, ग्रह है मैडम। तो आप अपने सनातनी धर्म का क्लेम करना बंद कीजिए या प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। राहु नक्षत्र है और उनका नाम राहुल है, और तोते उड़े हुए हैं आपकी सरकार के उस एक आदमी के नाम से। तो माफ कीजिएगा, बेकार की बातें मत कीजिए। आपको पूरा ग्रह नक्षत्र हम सिखा सकते हैं। ममता जी, I'll give you time। आपकी पार्टी ने
मेरे साथ आपकी दो पार्टी गेस्ट हो रहे हैं, ने मैं सबको उतना- बिल्कुल उतना बराबर वक्त अंधविश्वास दूंगा, कोई नहीं नाराज फैलाया नहीं होगा। जितना हम लेकिन वेद प्रजापति पढ़ के जी और बैठे हक साहब ममता आएंगे अब। प्रजापति जी प्लीज आप बताइए। प्रजापति जी आप भी बताइए, एसआईआर से कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि जो बातें टीएमसी ने कही ना, जैसे ममता बनर्जी कह रही थी, ये एसआईआर इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसआईआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी, यानी एनआरसी का पहला स्टेप है, ये ममता जी कह रही थी। यही बात मैंने अखिलेश जी से भी सुनी। अखिलेश जी कह रहे थे, योगी साहब कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो आपको एसआईआर से कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं रोहित जी, अभी हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता वो बार बार घुसपैठियों का जिक्र कर रही है, घुसपैठियों का। दो तीन बातें यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। पहला अभी एसआईआर बिहार के अंदर कराया गया। बिहार के अंदर केवल 369 केवल चाहे उन्हें रोंगड़िया कह लीजिए, चाहे घुसपैठी कह लीजिए, 369 पाए गए। और उस 369 में मात्र 60 के आसपास मुस्लिम है, बाकी हिंदू है। तो कहां से आए, कहाँ है घुसपैठी? दूसरी बात ये रोहित जी, बड़ी विडंबना ये है, या ये सरकार का फेल्योर कहिए, गृह मंत्रालय का फेल्योर कहिए। भाई अब 12 साल होने जा रहे हैं केंद्र में, आपकी सरकार को केंद्र में 3-0 चल रहा है, भाजपा 3-0। वैसे भाजपा 3-0 चल रहा है, लेकिन मोदी 3-0 कह लीजिए, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। मोदी 3-0 चल रहा है। आप ये बताइए, ये जो घुसपैठिए हैं, क्या आसमान से टपक जाते हैं, जमीन से निकल आते हैं, पाताल से आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? पॉइंटेड सवाल है भाई। ये आते तो किसी न किसी बॉर्डर से ही होंगे, और बॉर्डर से आते होंगे तो बॉर्डर पर कौन होता है? बॉर्डर पर बीएसएफ होता है, और बीएसएफ किसकी एजेंसी है? बीएसएफ किसी राज्य सरकार की एजेंसी नहीं है, बीएसएफ है केंद्र सरकार की एजेंसी। केंद्र सरकार, केंद्र में कौन है पिछले 12 सालों से? अरे कब तक नेहरू का रोना रोके आप लोग? 12 सालों से आपकी सरकार चल रही है, और 12 सालों के अंदर अगर अभी भी घुसपैठी घुस रहे तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। और गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देने चाहिए अगर एक भी घुसपैठिया आ गया। क्योंकि घुसपैठिया भाई देखिए, राकेश भाई आप कह रहे हैं मोदी 3.0 बंगाल की सीमा मिल रही है। राकेश भाई आप ही कंटिन्यू करेंगे, राकेश भाई आप ही कंटिन्यू करेंगे। आप कह रहे हैं मोदी 3.0, उधर योगी जी कह रहे हैं कि 3.0 लोडिंग 2027 का मिशन है। वो भी तो हर एक रैली से कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश से, रोहिंग्याओं को बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो क्या बीजेपी इनके पीछे छुप रही है, घुसपैठियों के पीछे छुप रही है? देखिए रोहित जी दोनों ही जगह अब तो पिछले 9 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 12 साल होने जा रहे हैं केंद्र में। आपका लॉ एंड ऑर्डर आज तक नहीं सुधर रहा है। आपका कहीं भी एनसीआरबी के आंकड़े ममता जी पढ़ के सुनाते, 2023 के आंकड़े पढ़ के सुनाते कि उत्तर प्रदेश किस में नंबर 1 नहीं है? नंबर 1 दहेज हत्या में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है, महिला शोषण में नंबर 1 है, में नंबर 1 है, सभी में नंबर 1 है। फिर भी आप ये कह रहे हो घुसपैठी। अरे घुसपैठी आ कैसे रहे? योगी जी पूछिए, घुसपैठी भाई आप डीआईजी आपका, डीजीपी आपका, एसएसपी आपके, डीएम आपके पिछले 9 सालों से फिर भी घुसपैठी आ रहे हैं। यानी कि आप खुद चाह रहे हो घुसपैठी आ रहे हैं। घुसपैठी कोई नहीं है। मैं आपको रोहित जी बता दूं, सिर्फ ये है कि कैसे भी करके एक विशेष धर्म के खिलाफ नफरत होनी है, कुछ कैसे भी करके कुछ देशों के खिलाफ नफरत होनी है, और कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो उसको देश निवाला होना चाहिए, देश निकालना चाहिए। इसमें ना समाजवादी पार्टी पक्ष लेगी उनका, ना कांग्रेस पक्ष लेगी। हम किसी भी गैर जो देश के विरोध में है उसके साथ में नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये फर्जी राष्ट्रभक्त है। हम लोग असली राष्ट्रभक्त हैं। क्योंकि फर्जी राष्ट्रभक्त इसलिए क्योंकि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लोग माफी वीर बन करके माफी मांगने का काम कर रहे थे। ये लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग थे। ठीक है, हक साहब जल्दी से आजिए। हक साहब प्लीज आप मुझे बताइए, ममता जी बी रेडी, आपके पास आरोप, बहुत सारे आरोप लग गए आप पर। हक साहब प्लीज, हक साहब मुझे बताइए, एसआईआर इतना बवाल है। ममता बनर्जी शुरुआत में तो कह रही थी कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग से दिक्कत है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखा, उसमें बताया कि कई बीएलओज की जाने जा रही हैं। उसके बाद से सारा मामला एकदम शांत सा हो गया। फिर ये भी बातें आई कि ये तो एनआरसी करा रहे हैं एसआईआर के बहाने। आपको क्या लग रहा है, क्यों मजबूरी है क्या इनकी? देखिए रोहित जी, उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल स्पष्ट कहा। मैं
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने फर्स्ट 4 नवंबर को कोलकाता के राजपथ में समझ लिए एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किए और लोगों को अवेयरनेस इसलिए कि हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी वोटर है, जितने भी मतदाता है, हमारा मकसद ये है कि जो भी लीगल वोटर है उनका नाम नहीं कटना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। नंबर 1। और तमाम लोगों को समझ लिया, आश्वासन दिया कि हमारा जो भी वैध वोटर है उसका अवैध रूप से वोट में नाम नहीं कटना चाहिए। हम लोगों का मकसद ये था। दूसरा, ताकि आपने कहा कि SIR, देखिए आज हमारी दीदी ने लेटर अगर दिया तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो समझ लिए किसी न किसी तरह से समझ लिए केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो आज लेटर देने के बाद आज एक हफ्ते का समय दिया गया। और रही मौतें, इनको किसी भी लोगों से हमदर्दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। SIR 12 राज्यों में रोहित जी हो रहा है, जिसमें 40 लोगों की मौतें हुए BLO की। तो वो क्या इंसान नहीं है? इनको इंसान से हमदर्दी नहीं है? ममता बनर्जी इकलौती एक ऐसी नेत्री है जो लोगों के प्रति संवेदना, प्यार उनको जताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि हम आपके साथ में। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं है, हम लोग इंसानियत, मानवता के भूखे हैं। सबसे भारतीय जनता पार्टी क्या है कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अब आप बताइए, डिबेट कर रहे हैं। आप 24 घंटे रोहित जी डिबेट नहीं कर सकेंगे। एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, लेकिन 30 दिन तक आप डिबेट नहीं कर सकते। इसलिए हम भी इंसान हैं और मैं भी उन्हीं BLO के जैसा इंसान हूं। मैं अगर पॉलिटिकल एनालिसिस हूं, पॉलिटिकल स्पोक पर्सन हूं, लेकिन मैं 24 घंटा एवरीडे काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, इनको सिर्फ जो है बंगाल हासिल करना है। हमारी ममता बनर्जी देखिए, भारत की इकलौती समझ लिए एक ऐसी नेत्री है जो आंदोलन कर करके आज इस मकाम में पहुंची है। और इनका सपना किसी भी कीमत पर साकार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स, ED, CBI, बीजेपी के 3 भाई, इनकम टैक्स, ED, CBI। वाह जी वाह। इसलिए बीजेपी के 3 भाई हैं, इन 3 भाई का इस्तेमाल करता है अपोजिशन तमाम लोगों को। हक साहब, आई गिव यू 30 more seconds। हक साहब, आई गिव यू 30 more seconds। लेकिन हक साहब मुझे सुनिए आप। एक सेकंड 30 more seconds। हाँ बोलिए। एक बात मेरी मुकम्मल हो जाए। बोलिए सर, बोलिए। बोलिए हक साहब। पोखरियाल जी बोलिए सर। पोखरियाल जी 30 सेकंड एक बात और मैं पूरा कर लूं, उसके बाद में मैं मुझे टाइम नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलिए, आपको टाइम पूरा मिलेगा, बोलिए सर। ये केंद्र सरकार जो है समझ लिए कि हमारे चुनाव आयोग से मिल कर करके इस तरह का काम कर रहे हैं। आज एक तो बात बता रहे कि बीजेपी बिहार में 20.6% वोट लाए हैं। बात देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा कर रहा है। 89 सीट कैसे लेकर आए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और JDU 20.3% वोट मिला है जनता द्वारा, उनको 85 सीट मिला है। और सबसे ज्यादा मार्जिन, सबसे ज्यादा वोटिंग मिलने वाला 22% मिला है इनको। किनको? RJD को। उनकी 22 सीट हुई। तो देश सब जान रहा है ये भारतीय जनता पार्टी 1 2 3 4 बीजेपी सबसे बड़ा चोर। 1 2 3 4 बीजेपी सबसे बड़ा चोर पार्टी है। हक साहब छा गए। हक साहब, मगर मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं वक्त नहीं मिलेगा, मेरे शो में सबको भरपूर वक्त मिलेगा। हक साहब मुझे ये भी तो बताइए, मैं आपको 30 सेकंड और एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ममता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही का सवाल होगा, आप सुनिए तो। लेकिन हक साहब, आप क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं, आप बहुत दिल खोलकर बात करने वाले चेहरों में से एक हैं हक साहब। हक साहब, वो जो वीडियोस आ रही हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए हैं, वो वीडियो फर्जी है क्या? बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद कुछ लोग समझ लिए फिल्म में आए हैं। जो वीडियो है बिल्कुल सही है। 200-300 आए हैं जिसको वो लोग ऑलरेडी इनकी समझ लिए नाकामियां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खामियां जो 2004 के हमारे राज्य में प्रवेश है और हमारे राज्य में घुसपैठियां हैं, तो मैं भी समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। हमें घुसपैठिया से कोई लेना देना नहीं है, घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। TMC का क्लियर स्टैंड। लोग भी हमें और हमारे बंगाल के लोग मुसलमान की राजनीति पोखरियाल जी करते हैं। बिल्कुल और सर, बहुत मीठा प्रदेश है हमारा, आप भी इतना मीठा बोल रहे हैं। मैं आऊंगा सर, वापस मौका दूंगा, वापस कोशिश करूंगा। ममता जी प्लीज देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है ना, जहां ज्यादा वोट हुआ वही जीत गया। अब 1:3 मुझे नजर आ रहा है। एक तरफ मुझे ममता जी नजर आ रही है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल व्यवस्थाएं निष्पक्ष हैं। प्रजापति साहब कह रहे हैं कि SIR में EC और बीजेपी की मिलीभगत है। हक साहब भी वही कह रहे हैं, कांग्रेस तो कह ही रही है, राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि देखिए वोट छोड़, गद्दी छोड़। तो यहाँ 3:1, ये तीनों विपक्षी दल जो हैं,
आप लोग इनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले लेते? रोहित जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। हाँ बिल्कुल रोहित जी, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मेरे पास एलिगेशंस की लिस्ट है। हाँ। और मुझे लगता है कि उसे कवर करने के लिए मुझे इन तीनों का मिला के एक क्लब टाइम चाहिए। प्लीज चलिए, मैं प्लीज बहुत ही बेसिक चीज से शुरुआत करती हूँ। जब मैं इंडिया अलायंस के सारे नेताओं को, इसमें केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी थी जो स्टेज शेयर करती थी इंडिया अलायंस का, अगर आपको याद हो तो मुझे बस एक अपनी कुछ लिखी हुई लाइन बार बार याद आती है कि देश के सारे भ्रष्टाचारी हाथ मिलाए बैठे हैं, जनता के पैसे को पहले तू खाएगा है, मैं नंबर लगाए बैठे हैं। और अब इनके सेकुलरिज्म तीनों लोगों का मैं वन बाय वन करके लेती हूँ। टीएमसी वो पार्टी है जो हमारे कुंभ को मृत्यु कुंभ कहती है, और इनकी ममता बनर्जी का ही ये सेंटेंस है। मैं कोई फैक्ट के साथ आपने भी मीडिया में देखा होगा, मैं इसमें कोई अपनी तरफ से शब्द ऐड नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, इनकी पार्टी हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहने वाली पार्टी है, तो इनका सेकुलरिज्म आपको इस मामले से पता चल जाता है। सपा पार्टी वो पार्टी है जो कार सेवकों पर गोली चलवाती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के जो 100 करोड़ हिंदू लोग हैं उनके लिए कहती है कि राम के अस्तित्व के सबूत पेश करिए कि राम एक काल्पनिक भगवान थे। हाँ। ये वो पार्टियां हैं जिनका सेकुलरिज्म का एक ही मतलब है रोहित जी, वो एक मतलब है कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाइए। और मुस्लिम लोगों में भी, मैं मुस्लिम लोगों का ये साथ नहीं देना चाहते, सिर्फ कट्टरपंथी लोगों की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये कट्टरपंथी लोगों की राजनीति ना करते तो शाहबानो केस में राजीव गांधी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना बदलते। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे अभी राहु जो सबसे बड़ा ग्रहण लगाता है, वो उसका जो दशा होती है ना, दशा वो दशा इस तरह से जाहिर होती है जब वो संसद छोड़ के भाग रहा होता है या अपनी मेन ऑर्बिट से हटके वो किसी ग्रह पर अपनी छाया को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, यहाँ पर अब इन तीनों चीजों को एक एक करके ले लेते हैं। पहली बात, मैं ईसी का डाटा अगर प्रेजेंट करूं, यूपी गवर्नमेंट का 10 साल का टोटल नंबर ऑफ केसेस हुए 2000, रिकवरी कितनी हुई 2000 करोड़ की। उसके बाद का एनडीए गवर्नमेंट का आपको बता दूं 4000 केस हुए और 4 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। ठीक है। ईडी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पैसा निकाला जा रहा था तो इंडिया अलायंस के पेट में दर्द हो रहा था। प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी ये है। और अभी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। कौन सी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? ये जो सारे नियम आए, ये तो आपके ही जो 326, 324 में अधिनियम जो संविधान कहता है उसी के अकॉर्डिंग थे। इसमें नया क्या था? पर संविधान की बुक रोहित जी कभी खोल के पढ़नी नहीं है ना एक्चुअली में। वो संविधान की बुक बस हाथ में लेके घूमना है, उसे समझना नहीं है। और उससे भी आगे की बात करते हैं राइट्स की। राइट से पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज भूल जाते हैं। जब आपके डिबेट के माध्यम से अभी यशी कुछ कह रहे थे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने मेरे सामने प्रश्न रखा, मैंने उत्तर देना आरंभ किया। अब तीनों लोगों ने मेरे विरोध में प्रश्न रखा, तो मुझे समय तो लगेगा ना। समय लगेगा ममता जी, मैं आपको समय दे रहा हूं। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही थी। जल्दी से बिना देरी किए मेरे साथ कांग्रेस के तेज प्रवक्ता यश है और मेरे साथ डॉक्टर ममता है। यश और ममता जी मेरे साथ स्क्रीन पर रहेंगी। तुरंत हक साहब और प्रजापति जी मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज ममता जी, मैं आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूं, अपनी बात प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। यश, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। यशी रोहित जी, आपके माध्यम से यशी को बस एक बात कहना चाहती हूँ। जब उन्होंने बहुत ही संजीदा मुद्दे राहुल गांधी जी ने डिबेट में उठाए, तो उनका पूरा उत्तर सुनना एक एलओपी की जिम्मेदारी थी। जैसे वो 26 अगस्त को परेड में नहीं आए, 15 अगस्त को परेड में नहीं आए, अपने सवालों का जवाब सुनने से पहले संसद से भाग गए, तो ये दिखाता है कि वो जनता के लोकतंत्र के लिए, जनता की जो मतादेश है उसके लिए कितने संजीदा है। और इससे उन्होंने बता दिया कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं। कमाल ये है कि इन्हें फिर भी यकीन नहीं, क्योंकि इन्हें ये चीज नहीं पता कि इनका बेस खत्म हो चुका है। बिहार में भी इसीलिए हारे, इनकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बार बार झूठे मुद्दे हो रहे हैं और अपनी एक इमेज इन्होंने अब ये अपने आप को झूठा कहलाने की सिद्ध कर दी है। तो बस मैं यही करके कंक्लूड करती हूँ कि अभी भी दुनिया और देश के लिए सार्थक राजनीति करिए, देश की जनता के साथ, सेना के साथ, कोर्ट के साथ खड़े होइए, संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रश्न लगाना बंद कर दिए। बिहार के अभी 45 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं। जो भी आरोप लगाने हैं कृपया कोर्ट में अर्जी डालिए, उसके लिए रिक्वेस्ट डालिए, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको चाहिए वो मिलेगा। अच्छी एडवाइस दी है। यश, प्लीज मुझे बताइए। यश, एक तो मैम ने क्या बोल दिया, ममता जी ने, नॉन सीरियस एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत सीरियस नहीं है। दूसरा, गृह मंत्री जी आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर बता रहे हैं आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए आप हारे हैं, एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए आप हारे हैं, घुसपैठियों के साथ आप खड़े हैं इसलिए आप हार रहे हैं, आप सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं इसलिए आप लोग हार रहे हैं। रोहित, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे बीच में ममता जी ना बोलें। इनको मैंने बार बार चेताने की कोशिश की, ये बार बार राहुल जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही, जो ये बार बार ग्रह नक्षत्र बता रही हैं। अब इनके ग्रह नक्षत्र बताता हूं मैं। पूरी दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री हुआ है जिसने अपने देश की करेंसी माथे पे सिक्का चिपका के खेल किया है, और उसका नतीजा देख लीजिए।
पूरी दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री हुआ है जो चेतक घोड़े की मां गुजराती बता रहा है। पूरी दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री हुआ है जो चलते सदन के बीच में जॉर्डन और इथियोपिया जा रहे हैं और ये बात कर रही थी सरकार की और एनआरसी और सीए की। इनकी सरकार आने के बाद अभी 36 दिन में बंबई में 86 बच्चे लापता हो गए। इनकी महान सरकार कुछ नहीं कर रही, रील बना रही है बैठ के। उत्तर प्रदेश के अपराधों की कोई गिनती नहीं है। मणिपुर को जलते हुए 3 साल होने वाला है, इनको कोई सुध नहीं है। पूरे देश का पैसा लूटा जा रहा है। देश जिस कर्जे में था 14 में, उससे 4 गुना कर्जे में आज है। अडानी की संपत्ति 1350% बढ़ी है, लेकिन देश का कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। ये हालत है। और अगर इनको जवाब देना होता तो ये जवाब दे देते। अमित शाह ने क्या बोला कि भैया जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा, आपके कहने से नहीं दूंगा। तो फिर काय का वॉकआउट? और फिर आप क्यों सिर पकड़ते हुए गाली देने लग गए? फिर आपने लोगों से डर के मारे खबरें चलवाई कि भैया हमें तो बुखार था तो ना आते। अगर आप सवाल के समय पे आपको बुखार आ जाता है और आप गाली देने लगते हैं तो उसके बाद आप कोई नहीं होते बोलने वाले कि किसने वॉकआउट किया है। सीधी बात यह है रोहित कि अगर इस देश की संपदा को लूटा जा रहा है, अगर महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता को बहाने दिए जा रहे हैं, अगर जनता भगदड़ में मर जाए और एक पाखंडी बाबा आके बोल दे कि उनको तो मोक्ष मिला है, तो ऐसी सरकार सबको बहाने के अलावा कुछ नहीं देगी। आपको लगता होगा शायद कि ममता जी या कोई भी बीजेपी का व्यक्ति जो यहाँ आता है वो अपने मन से ऐसा बोलते हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है वो फालतू की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने जो उनको लाइन दे रखी है वो उनको बोलना है, उनको अपने नेताजी की जय जय करना है। यश, लेकिन वो जीत भी तो रहे हैं। सच ये है यश, वो कह रहे जनता की अदालत में जा रहे हैं, हम जीत के आ रहे हैं, जनता की मुहर हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। यही तो बात है रोहित। कौन सी जनता की मुहर? उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लाइव मीडिया ने कवर किया जब आप उनको वोटिंग में नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस रोक रही थी। महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव ने जब अपनी एक असहमति जाहिर करी तब उनको रोका गया। पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ जितने भी अभियान उठ रहे हैं उसके खिलाफ चुनाव आयोग से पहले बीजेपी आके खड़ी हो जाती है, लेकिन यही बीजेपी सरकार में होते हुए चुनाव आयोग से एक स्पष्टीकरण तक नहीं ले पा रही है कि 38-40 बीएलओ मर गए, आप क्या कर रहे हो? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि चुनाव आयोग से सवाल करें कि ऐसा क्या हो रहा है कि बीएलओ मर रहे हैं? मजाक लग रहा है। देखिए बहुत आसान है राहुल गांधी के नाम पे बैठ के रोना, क्योंकि करना धरना कुछ नहीं है। पिछले 11 साल में अडानी के बिजनेस डेवलपमेंट के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और वोट चोरी सबको समझ में आ रही है। जिसको शंका हो जाके रामलीला मैदान देख ले। ममता जी 30 सेकंड की बात यह है कि बिना चोरी के, रोहित जी ये बात मुझे बोलने दीजिए, बिना चोरी के ये लोग पार्षदी नहीं जीत सकते। बिना चोरी के, बिना ज्ञानेश गुप्ता जैसे करप्ट सीईसी की मदद के ये पार्षदी नहीं जीत सकते। अडानी के प्लेन में प्रचार किए बिना नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते, ये पक्का है। ममता जी आप अपनी हालत देखिए, आप महिला हैं, आपसे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अपने राज्यों के सीएम से जाके देखिए, मणिपुर के बेशर्म सीएम से बात कीजिए आप जाके, समझिए आप। महिला कार्ड खेलना मुझे नहीं आता। आप नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आप खेल रही हैं, आप बेहुदापन कर रही हैं। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप बार बार व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। आप कोई नहीं होती। अभी मैं आपके ग्रह नक्षत्र गिनाना चालू करूं आपके यहाँ के लोगों के। प्रज्वल रेवन्ना को कौन सा नक्षत्र बोलेंगे आप? क्या है प्रज्वल रेवन्ना? नॉनसेंस। गृह मंत्री के लिए कैसे भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, गृह मंत्री के लिए कैसे भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन सी चीजों को नकार देंगे? आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कहने के लिए लायक है कि देश के जनादेश को आप साइड में रख देंगे और आप कुछ भी कहते हैं। आप गौर से सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए। आपके एलओपी, सो कॉल्ड एलओपी क्या कहते हैं? देश की विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है चेतक घोड़े की मां। अरे यश जी चीजों को एनालाइज करने की और फैक्ट करने की बातें करिए। आपको ये पता ही नहीं है कि देश का फॉरेक्स रिजर्व कितना चल रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर आके बहाने मारने। आपको यही नहीं पता कि मुद्रास्फीति की दर क्या चल रही है, पर आपके राहुल गांधी की महंगाई की दर बढ़ गई। तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोगों को फॉरेक्स रिजर्व लिखना नहीं आता है। डाटा और फैक्ट पे बात करिए। अपने एलओपी की तरह हंगामा मचाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। फैक्ट पे बात करिए। प्रधानमंत्री इस समय हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अगर किसी को यह भी नजर न आए, अपना काम क्यों नहीं करते? बहाने क्यों मारते रहते हैं आप लोग? मणिपुर 3 साल से चल रहा है, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? बहाने मार रहे हैं, राहुल गांधी की तरह कोई सारी बातें करें, कुछ अलग से भी पढ़ लिया करिए, खुद अपनी नॉलेज का भी प्रयोग करिए, अपनी नॉलेज का भी यूज कर लीजिए। आपको समझना, डाटा एनालाइज करना नहीं आ रहा है, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पार्टी में लोगों को एनालाइज लिखना नहीं आता है ममता जी। अरे यश जी फिर पर्सनल हो गए। देखिए आपने अभी इस डिबेट में कह दिया मुझे महिला। देखिए मैं महिला का कोई कार्ड नहीं खेलती हूँ, मैं पढ़ी लिखी प्रवक्ता हूँ। आपकी बातों का हर एक फैक्ट के जवाब शांत होकर जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आप भी एलओपी की तरह लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। ज्यादा नहीं
वापस आऊंगा। प्रजापति जी प्लीज आप मुझे बताइए। प्रजापति जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कांग्रेस की नीति बिल्कुल साफ है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का ये नारा उनके कैंपेन में रहेगा, आगे भी रहेगा, उनकी तरफ से क्लियर है। आप बताइए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? 2027 के चुनाव तो यूपी में भी है, उतर रहे हैं सड़कों पर ईसी के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, और आज ये आंकड़ा निकल के भी आ रहा है। उन्होंने जिस दिन ये एसआईआर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उससे पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी की जा रही है, जो पीडीए परिवार के होंगे। और निश्चित ही उन वोटों की कटौती आज हो रही है, क्योंकि आज कल उन्होंने लिस्ट जारी की है। लगभग 197 पर बूथ, एक बूथ पर 197 वोट कटने की बात करी जा रही है। और लगभग जो 1.5 लाख के आसपास बूथ हैं, और कुल मिलाकर के 3 करोड़ रोजगार। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ममता जी महिला है, और इस तरीके से महिलाओं का कितना सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अरे अब चुप जाइए, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। महिलाओं का कितना सम्मान, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एक भी बार नहीं बोल रहा हूँ। तो आप सुन लीजिए ना कि आपके देश के प्रधानमंत्री कितना सम्मान करते हैं, मंगलसूत्र जैसी यूज करते हैं, कांग्रेस की विधवा जैसा यूज करते हैं, जर्सी गाय जैसा सब यूज करते हैं, मुद्रा जैसा यूज करते हैं, गर्लफ्रेंड जैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपसे पहले, अरे ममता जी, क्या पहले आपने कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री सुना जो मंगलसूत्र की बात करता हो, जो मुद्रे की बात करता हो, जो 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करता हो? अच्छा ये बताइए, कोई विधवा किसी व्यक्ति की होती है, पूरी पार्टी की विधवा हो जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि हाँ मेरे प्रधानमंत्री की भाषा गलत है। अरे इतना तो कम से कम करिए, लेकिन नहीं, आप में हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। अरे आप कम से कम इतना तो स्वीकार करिए। बताइए, 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या ये एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जर्सी गाय कांग्रेस की विधवा, ये देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए शिक्षा पर, देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए स्वास्थ्य पर, देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए रोजगार पर। वो बात करते हैं भैंस पर, वो बात करते हैं पता नहीं क्या। अरे हाँ, छोटे बच्चों के साथ जाते तो उनके साथ जाते तो खेल खेलते हैं, सिक्का लगाते हैं माथों पर। अरे उनसे, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है, आज तक तो उनकी डिग्री का पता नहीं चला। कौन सी पास है? अच्छा आप बता दीजिए कौन सी पास है, आप बता दीजिए कौन सा पास है, कौन सी डिग्री है उनके पास, कब बीए किया, कब एमए किया, कब किया, बताइए ना। अरे पता नहीं, जहाँ जाते हैं वहां पर मेरा राकेश भाई, मैं बताता हूँ, राकेश भाई जापान से राकेश भाई आपका पॉइंट आ गया। राकेश भाई, अपने देश में चुनाव जीतने के लिए जनता का साथ चाहिए। और कंगना रनौत तो कह ही रही थी ना, कंगना रनौत तो कहा ही था कि ईवीएम मशीनें हैक नहीं करते, प्रधानमंत्री दिलों को हैक करते हैं। एक आखिरी क्लोजिंग हक साहब आप मुझे दे दीजिए। हक साहब मुझे ये बताइए कि ईसी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आप क्या मान रहे हैं, और जनता ऐसा क्या कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप लोग कहे कि हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र है? बता दीजिए, आज कंक्लूड कर दीजिए हक साहब। देखिए, अगर हमारे इलेक्शन कमीशन, अगर हम समझते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी है, बट लेकिन वो ऑटोनोमस काम नहीं कर रहे हैं, वो पक्षपात की काम कर रहे हैं। क्या कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सरकार की इशारे पर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं उनको न्यूट्रल होकर करके, जैसे और भी तमाम जितने भी इलेक्शन कमीशन के चीफ थे, उनके कार्यकाल में जिस हिसाब से समझ लिए हुआ, हम चाहते हैं कि उसी के आधार समझ लिए इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस है, उनको उसी हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो काफी लंबी चली जाएगी। वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है। यश भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। हक साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ममता आप आई, थैंक यू सो मच। और प्रजापति जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।